गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो है रसायन विज्ञान, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर अपने इसमें रसायन विज्ञान के अंदर टॉपिक अपना जो डिस्कस किया था, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला या जिसको अपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहते हैं। तो उस टॉपिक के ऊपर अपने जो है 4-5 वीडियो बनाई हैं। आपने वो सारे वीडियो देख ली होंगी। पार्ट के अंदर डिवाइड करके अपने उसको पढ़ाया, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था वो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला। तो आप उसको अच्छे से देख लेना, वो जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उसको अपने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाए रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला। तो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट अपना वही है, रसायन विज्ञान है, टीचिंग सब्जेक्ट जो है बीएड के अंदर। और टॉपिक अपने जो आज लेंगे, आज अपना टॉपिक है निबंधात्मक कक्षाएं, विषय रसायन विज्ञान। ये बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, मतलब ये जो चल रहा है अपना सिलेबस टीचिंग सब्जेक्ट का, ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष बीएड के अंदर समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सिलेबस दोनों साल के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट का एक जैसे रहता है। तो चाहे आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ो, चाहे सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ो, टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में इसका सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। तो अपने जो टॉपिक है आज निबंधात्मक परीक्षाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो निबंधात्मक परीक्षाओं से पहले आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि टीचर जो है वो बच्चों को कक्षा के अंदर जो भी ज्ञान देता है या अधिगम की क्रिया जो कक्षा में चलती है, तो उसमें बच्चे जो है वो शिक्षक की बात को कितना समझ पा रहे हैं या टीचर उनको कितना अच्छे से समझा पा रहा है, इसका जो पता है वो कई तरीकों से लगाया जा सकता है। अधिगम की क्रिया चलती है कक्षा में, मतलब टीचर बच्चों को ज्ञान देता है, बच्चे जो है उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो वो अधिगम की क्रिया कहलाती है। अधिगम की परिभाषा पर पढ़ चुके हैं पहले, व्यवहार के अंदर होने वाला स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम की क्रिया अगर होगी तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, और बच्चे जो है उनको वो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो बच्चे उसको जो है अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, ज्ञान को उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, मतलब अधिगम होगा सार्थक रूप में। अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे शिक्षक की भाषा नहीं समझ रहे, या जो प्रकरण है वो बच्चों को ज़्यादा टफ लग रहा है, बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे, या टीचर जो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, या बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं है, कोई भी फैक्टर हो सकता है प्रभावित करने वाला, मतलब अधिगम की क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका पता लगाया जा सकता है या पता लगाना जरूरी होता है अधिगम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, टीचर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, बच्चे उस उद्देश्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो इन चीज़ों का पता लगाना जरूरी होता है। टीचर अपनी सफलता का भी पता लगाता है भी उसने जो बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं, टीचर सफल हो रहा है कि नहीं बच्चों को पढ़ाने में। तो इन सभी बातों का पता लगाने के लिए शिक्षक जो है समय समय पर जांच करता है बच्चों की, कि उसने जो बच्चों को ज्ञान दिया वो बच्चों ने किस सीमा तक उसको ग्रहण कर लिया है, और बच्चों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, या उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे स्टार्टिंग के अंदर वो उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो गई है। तो शिक्षक पढ़ाने से पहले क्या करता है, कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। हर चीज़ को पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हर बात बताने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो शिक्षक जो उद्देश्य निर्धारित करता है, पढ़ाने के बाद फिर शिक्षक उनकी जांच करता है कि वो उद्देश्य है जो उसने निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस सीमा तक हुई है। तो टीचर फिर क्या करता है, इस बात का पता लगाने के लिए कई तरीके बनाता है, कई विधियां हैं, अपने कह सकते कई तरीके हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, या बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सारी विधियां हैं। मौखिक
रूप से भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके टीचर ये पता लगा सकता है कि जो उसने पढ़ाया वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, या इस चीज़ का पता लगा सकता है कौन से बच्चे रुचि ले रहे हैं पढ़ने के अंदर, कौन से बच्चे नहीं ले रहे हैं, है ना। तो मौखिक रूप से प्रश्न पूछ के भी पता लगाया जा सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है। अगर लिखित रूप में शिक्षक जान होता है कि बच्चों को वो जो पढ़ा रहा है वो अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो लिखित परीक्षा भी ले सकता है। लिखित परीक्षा के अंदर शिक्षक फिर जो है 3 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकता है, या 3 प्रकार की परीक्षाएं अपने कह सकते ले सकता है। तो उसमें एक तो होता है निबंधात्मक परीक्षाएं, ठीक है जी। निबंधात्मक परीक्षाएं मतलब जिसमें नाम से पता चल रहा है आपको भी बड़े प्रश्न होते हैं जिनके उत्तरों की शब्द सीमा ज़्यादा होती है। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिन पेपरों के अंदर, उन परीक्षाओं को निबंधात्मक परीक्षाएं कहेंगे अपने, ठीक है। दूसरा फिर इसमें होता है लिखित परीक्षाओं के अंदर लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, मतलब जिसमें जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो शॉर्ट टाइप में होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बिल्कुल एक लाइन वाले भी नहीं होते, तो वो लघु उत्तरीय या जो है उनको अपने अति लघु उत्तरीय के अंदर रख सकते हैं। तीसरे प्रकार की परीक्षाएं होती हैं फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जिसमें प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल छोटा शॉर्ट के अंदर होता है, एक शब्द में होता है, या अपने कह सकते हैं ऑप्शन के अंदर होता है, ठीक है ना। जैसे सही गलत वाले हो गए, रेगिस्तान वाले हो गए, अभ्यास वाले हो गए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी शिक्षक जो है बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए ले सकता है। तो 3 प्रकार की ये मुख्य हैं परीक्षाएं: निबंधात्मक परीक्षाएं, लघु उत्तरीय परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। इन तीनों परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षक इस बात का पता लगाता है या इस बात का निर्धारण करता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे बच्चों को पढ़ाने से पूर्व, उनकी पूर्ति की सीमा तक हो गई है, ठीक है। तो ये 3 तो मेन परीक्षाएं हो जाएंगी। इसके अलावा एक मौखिक होगी। इसके अलावा फिर अगर शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इन परीक्षाओं के द्वारा तो ये बात पता लगा लेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या करेगा शिक्षक, ये पता लगाएगा कि बच्चे जो है वो कक्षा के अंदर अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। उसके लिए फिर एक अलग टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षाएं कहते हैं उनको, डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षाएं। तो निदानात्मक परीक्षाएं या डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर शिक्षक जो क्या करता है इस बात का पता लगाता है कि बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मान लो किसी विशेष विषय के अंदर बच्चों के नंबर सभी के कम आ रहे हैं, तो कारण क्या है। शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, शिक्षक की भाषा समझ में आ रही, या बच्चों को वो सब्जेक्ट कठिन लगता है, या बच्चे सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि नहीं लेते, या सब्जेक्ट का जो पीरियड है वो रोज नहीं लग पाता, डेली ना, कोई भी कारण हो सकता है। तो कारण पता लगाना हो कि बच्चे जो है उनको शिक्षक की बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही, उसका कारण पता लगाना हो क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, सामूहिक कारण भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए फिर शिक्षक एक और परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षण, तो अपने उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, जब इस बात का पता लगा लिया जाता है, कारण पता चल जाता है कि किसी बच्चे विशेष के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, किसी विषय विशेष के अंदर। मान लो कक्षा में 50 बच्चे हैं, हो सकता है उसमें से 40 बच्चों के नंबर विज्ञान विषय में अच्छे आ रहे हों और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके विज्ञान विषय में नंबर कम आ रहे हों, तो वो उनका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है बच्चों का, ठीक है। या तो उनका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, या उनकी कोई जो है शरीर स्वस्थ ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या उनके पारिवारिक जो कोई समस्या हो परिवार के अंदर, है ना, तो कोई भी कारण हो सकता है व्यक्तिगत। अब मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के नंबर साइंस में कम आ रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा, एक सामूहिक कारण है, इसके पीछे कोई छुपा हुआ, जिसके कारण सभी बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। तो शिक्षक जब कारण पता लगा लेता है कि बच्चों को जो अच्छे से समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो उसके बाद उसका क्या करता है शिक्षक, उपचार करता है। उपचार का मतलब उस कारण को दूर करने का उपाय करता है जिस कारण के कारण नंबर कम आ रहे थे। तो शिक्षक जब उस कारण को या उस समस्या को दूर करता है जिसके कारण बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं,
तो उसके बाद फिर शिक्षक जो है बच्चे को ज्ञान दे करके दोबारा से जांच करता है कि कारण दूर करने के बाद बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शिक्षक के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे उस कारण को दूर करने के लिए, तो वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक कारण पता लगाने के लिए, उपचारात्मक उसको दूर करने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उस दौरान में। ठीक है, तो ये अपने सारे पढ़ने हैं एक एक करके। तो पहले तो अपने पढ़ेंगे निबंधात्मक परीक्षाएं, फिर अपने पढ़ेंगे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय परीक्षाएं, मतलब लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में। फिर अपने पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो परीक्षाओं के बारे में। ठीक है, फिर अपने पढ़ेंगे इसमें निदानात्मक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और फिर अपने पढ़ेंगे उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो ये पांचों अपने पढ़ने हैं, एक एक करके अपने पढ़ेंगे सभी को। इन सभी में अपने पढ़ेंगे भी इनमें परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनका उपयोग कब किया जाता है, इस परीक्षण के इन सभी परीक्षणों की अलग अलग विशेषताएं हैं, इन सभी की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन सभी में हो सकता है कोई ना कोई कमियां भी हो, सभी की कमियां भी पढ़ेंगे, सभी के लाभ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसमें शुरू करेंगे निबंधात्मक परीक्षाएं। अब जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं अपने इनके बारे में पढ़ने हैं। तो अपने निबंधात्मक परीक्षाओं के अंदर कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करने हैं। एक तो निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं इसमें अपने ये देखते हैं कि निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है, प्रश्न छोटे होते हैं बड़े होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। दूसरा, फिर निबंधात्मक परीक्षण के अंदर जो प्रश्न होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन परीक्षणों के फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं, इन परीक्षणों का उपयोग कब करना चाहिए, कितनी आयु वाले बच्चों पे या किस प्रकार के बच्चों पे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने निबंधात्मक जो परीक्षण है इसके अंदर डिस्कस करने हैं। तो अपने पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसका करेंगे। सबसे पहले तो इसकी अर्थ या अपनी भाषा में तो ये बात बतानी है आपने कि निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं इनका उपयोग उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए किया जा सकता है। जो बिल्कुल कम आयु के बच्चे जिनका मानसिक स्तर अभी बहुत छोटा है या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, उनके लिए निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे हो सकते हैं उनको अच्छे से ना लिख पाएँ। तो निबंधात्मक परीक्षाएं जो है कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पे व्यापक रूप से उपयोग में ली जाती है, और स्कूल स्तर पे कम इनका उपयोग होता है, और स्कूल में भी सीनियर सेकेंडरी स्तर पे तो इनका उपयोग हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी स्तर पे है, छोटी क्लास के बच्चे हैं, अपने कह सकते हैं कि 5th स्टैंडर्ड तक है, 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इन परीक्षाओं का उपयोग किया जाना संभव नहीं है, या अपने उन बच्चों के लिए इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो अब इसमें पॉइंट क्या है, एक तो निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग कब किया जाता है या कब करना चाहिए, ये डिस्कस करना है अपने। तो ये है अपने निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। एक तो ये टॉपिक है अपना। ठीक है, अपने को डिस्कस करना है कि निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं इनका उपयोग कब करना चाहिए या कब किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है, अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, जबकि समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो। एक तो निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब समस्या का तत्काल मतलब तुरंत अध्ययन करना हो। कोई अपने पास समस्या है, समस्या का मतलब बच्चों को कोई जो है बच्चों के किसी ज्ञान की जांच करनी है, तो तुरंत अपने उसका जो है अध्ययन करना चाहते हैं। तो किसी समस्या का तुरंत जो है अपने अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा है तुरंत जो है
अपने उसका जो है लेकर के पेपर या टेस्ट वगैरह और उसका जो है समस्या का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक कम हो, जब पेपर देने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो, तब भी इस प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। बच्चों की संख्या कम है क्योंकि बच्चे आंसर बड़े बड़े लिखेंगे, ठीक है, तो कॉपी चेक करने में भी शिक्षक को समस्या नहीं आएगी, बच्चों की संख्या कम रहेगी। तो जब बच्चों की संख्या कम हो तब भी अपने निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है, जब विद्यार्थियों की लेखन शैली के विषय में पता लगाना हो। लेखन शैली मतलब बच्चों की जो हैंडराइटिंग है उसके बारे में अपने को पता लगाना हो। तो बच्चों की हैंडराइटिंग के बारे में अपने ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या बच्चों की जो लेखन शैली है, लिखने की जो कला है उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। अब लेखन जो शैली है उसमें हैंडराइटिंग निकलनी नहीं आती। लेखन शैली का मतलब बच्चे जो है एक तो उनकी राइटिंग कैसी है, फिर बच्चे के लिखने का तरीका, वो अपने मतलब मनोभावों को अपनी कलम के द्वारा कैसे प्रकट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है, अपने जो विचार है मनोभावों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों की जो लेखन शैली है उसका भाई अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो भी अपने निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग आसानी से कर सकते हैं या करना चाहिए तब। इसके बाद है, जब यह पता लगाना हो कि विद्यार्थियों में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की कितनी योग्यता है। विद्यार्थियों में उपयुक्त ज्ञान का चयन करने की योग्यता तो जब अपने पता लगाना चाहते हैं कि बच्चों में कई बार क्या होता है कि उनको किसी चीज़ के बारे में पता तो होता है, ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से। बच्चों को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज तो बहुत होता है लेकिन दूसरों को उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं बता पाते, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया ताजमहल के ऊपर, अब ताजमहल के बारे में सभी बच्चे बहुत कुछ जानते होते हैं, कुछ बच्चे अपने जो अंदर का ज्ञान है उसको लिख करके अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जब अपने ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो उपयुक्त ज्ञान के चयन करने में किस प्रकार से समर्थ हैं या नहीं है, दूसरा इसमें यह भी आ जाता है कि कौन से प्रकार के ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है, ठीक है, किस प्रकार के ज्ञान का कहाँ पर किस कंडीशन में उपयोग किया जाना है। तो ये बच्चों के अंदर अपने पता लगाना चाहते हैं या उपयुक्त ज्ञान का जो है चयन कैसे बच्चा करता है, उसको प्रेजेंट कैसे कर सकता है, इसका पता लगाना हो तो अपने निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कि जब विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तिगत गुणों का मापन करना हो अपने को, तीन चीज़ें बताई हैं। एक तो विद्यार्थियों की जब रुचियों का पता लगाना हो, ठीक है, बच्चों की रुचियाँ, तो अपने निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा बच्चों की रुचियों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब निबंधात्मक परीक्षाओं के अंदर उत्तर लिखता है, बड़े बड़े आंसर होते हैं 4-4, 5-5 पेज के, तो बच्चे की जो इसमें रुचियाँ भी झलकने लगती हैं। बच्चे की जिस अपने कह सकते हैं कि विषय में ज़्यादा रुचि होगी या जिस टॉपिक पे उसकी ज़्यादा रुचि होगी उसका अपने अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। या बच्चे की रुचि किस दिशा में ज़्यादा है, ठीक है, धार्मिक कार्यों में बच्चे की रुचि ज़्यादा है या सामाजिक कार्यों में रुचि ज़्यादा है या शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे की रुचि ज़्यादा है, ठीक है, या राजनीति के अंदर बच्चे की रुचि ज़्यादा है या संस्कृति में बच्चे की रुचि ज़्यादा है। तो इस चीज़ों का पता अपने निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि सभी की रुचियाँ अलग अलग होती हैं। तो रुचियाँ जो है इनके बारे में बच्चे की रुचियों का अगर पता लगाना चाहते हैं। फिर व्यक्तिगत गुणों का बच्चे जब मापन करना चाहते हैं, व्यक्तिगत गुण पर्सनल जो सभी बच्चों में अलग अलग क्वालिटी होती है। व्यक्तिगत एक होते हैं सामूहिक, सामूहिक मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो लगभग सभी में मिलते हैं कॉमन, ठीक है, जैसे खाना सभी खाते हैं, पानी सभी पीते हैं, ठीक है ना, सोते सभी हैं। ये व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये सामूहिक गुण सभी में मिलते हैं। कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जो किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते हैं, या सभी में मान लो कह सकते हैं कोई विशेष गुण होते हैं अलग अलग। तो व्यक्तिगत गुणों का अगर अपने पता लगाना चाहते हैं किसी बच्चे विशेष में कौन सा गुण है या कौन सी क्वालिटी है इंडिविजुअल जो दूसरे बच्चों में नहीं है, ठीक है। मान लो किसी में चित्रकला जो है उसकी जो है बच्चे के अंदर अपने कह सकते हैं कि क्वालिटी है, बच्चा अच्छे से पेंटिंग बना सकता है, डायग्राम बना सकता है, तो ये उसके लिए योग्यता होगी।
ठीक है, और व्यक्तिगत उसका गुण भी हो गया या उसकी योग्यता भी होगी। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए अपने निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जब व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो तो मतलब है समस्या स्टूडेंट लाइफ के अंदर किसी भी बच्चे को कभी भी हो सकती है। तो समस्या भी दो प्रकार की, एक तो सामूहिक प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है कक्षा कक्ष के अंदर सभी बच्चों को, वो मान लो भी फर्नीचर से संबंधित भी हो सकती है, पीने वाले पानी से संबंधित भी हो सकती है, पंखे से संबंधित भी हो सकती है, अपने कहते हैं श्यामपट से संबंधित भी हो सकती है, ठीक है, टीचर से संबंधित भी हो सकती है, किसी बच्चे से संबंधित भी हो सकती है। तो सामूहिक समस्याएं भी हो सकती है कक्षा कक्ष में जिससे सभी प्रभावित होते हैं। और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिसमें कोई बच्चा विशेष प्रभावित होता है, बाकी बच्चे उस समस्या से प्रभावित नहीं होते, ठीक है। तो व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा किस समस्या से ग्रसित है या कौन से बच्चे को कौन सी समस्या आ रही है। तो व्यक्तिगत समस्याओं का जब अपने को अध्ययन करना हो, पता लगाना हो, तो उसके लिए भी अपनी निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये तो थे निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्य। निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं इनके कार्य के हैं, मतलब निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्य पूछ ले क्या है, या आपसे ये पूछ ले निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किन किन कारणों से किया जाता है, या कह ले क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो था कब करना है, अब अपने को ये पता चले अभी कब करना है। अब रीजन अपने देखने का कारण क्या क्या है निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग करने का कारण। तो इसमें पहला पॉइंट है ये व्यक्ति की पाठ्य वस्तु संबंधी उपलब्धि का अध्ययन करवाती है। व्यक्ति की पाठ्य वस्तु संबंधी उपलब्धि, पाठ्य वस्तु के अंदर जो ज्ञान है वो बच्चे ने कितना ग्रहण कर लिया अच्छे से, ठीक है। पाठ्य वस्तु के ज्ञान को बच्चा अपने शब्दों के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है, इसका पता लगाने के लिए निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि व्यक्ति की जो किसी विषय विशेष में कठिनाई व कमजोरियों का ज्ञान लेने के लिए और उसका निवारण करने के लिए। कोई बच्चा किसी विषय विशेष के अंदर जो है पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़े हुए के कारण क्या हैं और उनके कारणों को दूर करने का उपाय करना चाहते हैं अपने। तो निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा अपने विषय विशेष के अंदर कोई बच्चा है वो कौन सा पिछड़ा हुआ है और उसके कारण क्या है उनको दूर करने के उपाय करने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा अपने पता लगा सकते हैं, ठीक है, किसी विषय विशेष में कौन सा बच्चा जो है ज़्यादा पिछड़ रहा है या पीछे चल रहा है। फिर निबंधात्मक परीक्षा द्वारा व्यक्तियों की रुचियों ये अपने पीछे भी डिस्कस कर लिया, दक्षताओं, कमजोरियों और अभिक्षमताओं का जो है पता लगा सकते हैं। फिर उनको दूर करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा एक तो बच्चों की रुचियों की, क्षमताओं की, योग्यताओं की, समस्याओं की जो है ना सूचना मिलती है, मतलब उनका पता लगाया जाता है। फिर उनको दूर करने या उनका निवारण करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इसके बाद निबंधात्मक परीक्षाओं से व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्ति शक्ति व आलोचनात्मक प्रवृत्तियों से अवगत करवाती हैं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं वो सभी बच्चों की जो है एक तो अभिव्यक्ति का मतलब बच्चा अपने ज्ञान को प्रेजेंट कैसे करता है, अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे रखता है, अभिव्यक्त कैसे करता है। तो अभिव्यक्ति के बारे में ना, विचारों की अभिव्यक्ति के बारे में, अपने जो अंदर के विचार हैं, जो ज्ञान है उनकी अभिव्यक्ति, फिर अभिव्यक्त करने की शक्ति और आलोचनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में ज्ञान करवाती है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति मतलब अपने किसी चीज़ की आलोचना कैसे कर सकते हैं। जैसे कई बार के प्रश्न आते हैं कि इसके फायदे भी बताओ, नुकसान भी बताओ, या अपने सीधा आ जाता है कि इसको समझाइए, इसके बारे में तर्क दीजिए। तो कई बातों में कई चीज़ों की आलोचना भी करनी होती है। तो आलोचनात्मक प्रवृत्ति कैसी है, बच्चा किसी चीज़ की आलोचना कैसे करता है, इसका ज्ञान लेना हो तो भी निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाओं में बच्चा जब बड़ा आंसर लिखेगा, आलोचना करेगा किसी चीज़ के बारे में, तो अपने को उसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति का भी पता चलेगा कि उसमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति कैसी है, ज़्यादा नकारात्मक तो नहीं है या सामान्य है, उसके बारे में अपने पता लगा सकते हैं। इसके बाद छात्रों के निर्देशन प्रदान करने में सहायता होती है।
निबंधात्मक परीक्षाएं जो है इनके द्वारा छात्रों को निर्देशन करने में सहायता मिलती है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षाओं से छात्रों के बारे में अपने को अच्छे से ज्ञान मिल जाता है, तो जिससे फिर अपने बच्चों को अच्छे से निर्देश भी दे सकते हैं, उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं कि उनको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर उनको जो है रिव्यू करना है अपने सिलेबस को, या अपने जो है कौन से ज्ञान को उन्होंने और अच्छे से दृढ़ करना है, इसके बारे में अपने बता सकते हैं। फिर यह विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर उनके शैक्षिक समायोजन को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। बच्चों का वर्गीकरण करना हो, क्लासिफिकेशन करना है, कौन से बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे सामान्य स्तर के हैं, कौन से निम्न स्तर के हैं, किन को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, किन पे टीचर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन को जो है कम ध्यान दे करके भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, किन बच्चों के ज्ञान का उपयोग दूसरे बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने में भी लिया जा सकता है, इसका पता भी लगाया जा सकता है इसके द्वारा, क्योंकि हर कक्षा में 2-4 बच्चे ऐसे नहीं मिल जाते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, तो अपने उनके ज्ञान का उपयोग दूसरे बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने में भी ले सकते हैं उनकी सहायता साथ में। तो निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा इन चीज़ों का अपने को पता लग सकता है। फिर अध्यापक का मूल्यांकन करने में भी हितकारी होती है। निबंधात्मक परीक्षाएं जो है इससे अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है, अध्यापक अपना भी मूल्यांकन करता है कि उसने जो पढ़ाया है बच्चों को उसके बारे में जो है बच्चे जो है किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आया, तो इसका ज्ञान भी शिक्षक को हो जाता है। फिर इसके द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं लेकर के विद्यार्थियों को प्रेरणा भी दी जा सकती है, प्रेरणा प्रदान करने में भी ये सहायता करती है। विद्यार्थियों के अध्ययन करने को लगन उत्पन्न करती है, जिससे बच्चों में अनुशासन, चरित्र निर्माण की भावना, एक तो बच्चों में अनुशासन की भावना, करैक्टर होता है, जो बच्चों का चरित्र होता है उसके निर्माण की भावना भी निबंधात्मक परीक्षाओं से आती है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे जो बड़े बड़े आंसर लिखते हैं और विस्तृत रूप से जो ज्ञान है वो बच्चे लेकर के फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, कॉपी के अंदर लिखते हैं, तो बच्चों में अनुशासन और चरित्र निर्माण की भावना का विकास होता है। तो ये निबंधात्मक परीक्षाओं के अपने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी अपने इसमें और भी पॉइंट है। निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्न किस किस प्रकार के निबंधात्मक परीक्षाएं लिखी हैं, अब इसमें प्रश्नों के भी कई प्रकार, निबंधात्मक में कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, अपने कल करेंगे। तो फिर निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे अपने क्या क्या होती हैं, और निबंधात्मक परीक्षाओं की सीमाएं या कमियां, ये 3 पॉइंट इसके जो रह गए ये अपने कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज वीडियो बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, तो आज के लिए इतना ही है। आप इतने पॉइंट ये दो मैंने बताए, इनको देख लेना, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको बता देंगे। और बाकी इसका जो रह गया पॉइंट 3 ये अपने कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।